क्या आप जानते हैं कि कोई इंसान कितना भी बड़े से बड़ा और संगीन जुर्म कर ले, भले ही उसने कई दिनों की प्लानिंग की हो, कितना भी अच्छा प्लान बनाया हो, लेकिन वो कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है। क्या हो अगर कातिल खुद पुलिस प्रशासन और सिस्टम के पीछे पड़ जाए कि इस केस की गुत्थी को जल्द से जल्द सॉल्व करो, फिर उन्हें ये गुमराह भी करे। जब इसे इन्वेस्टिगेशन से संतुष्टि ना मिले तो ये अदालत के चक्कर काटने लगे कि पुलिस वाले अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। जो काम विक्टिम के घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार वगैरह कर रहे थे, वही काम ये भी करने लगा, जैसे प्रशासन पर दबाव बनाना, कातिल को पकड़वाना। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज की कहानी है केरला की रमा देवी केस के बारे में। ये कहानी शुरू होती है भारत के केरला राज्य से। यहीं पर पथानामथिट्टा करके एक डिस्ट्रिक्ट है। इसी डिस्ट्रिक्ट में पुलाद नाम का एक गांव बसा हुआ है। 26 मई 2006 की तारीख थी। शाम के 7 बजे के आसपास का समय हो रहा होगा। इसी समय एक अधेड़ उम्र के शख्स जनार्दन नायर पुलाद गांव में अपने घर आते हैं। घर में इनके अलावा केवल एक और मेंबर थी, जो थी इनकी पत्नी रमा देवी। ये भी अधेड़ उम्र की ही थीं। इन पति पत्नी के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, पर दोनों ही घर पर नहीं रहते थे, कहीं और थे। घर के मुखिया यानी जनार्दन नायर डाक विभाग में सीनियर अकाउंटेंट के तौर पर नौकरी करते थे। पोस्टिंग अच्छी थी, सरकारी नौकरी थी। जल्द ही ये रिटायर भी होने वाले थे। तो 26 मई 2006 की शाम 7 बजे जनार्दन अपनी ड्यूटी का शिफ्ट खत्म करके घर पर आते हैं। इन्होंने देखा कि घर का मेन दरवाज़ा बंद है। पहले तो लगा कि इनकी पत्नी रमा कहीं गई होंगी, लेकिन जब इन्होंने ध्यान से दरवाजे को देखा तो समझ आया कि ये अंदर से बंद है, यानी रमा अंदर ही होंगी। फिर ये दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खोलने कोई भी नहीं आया। इन्होंने और ज़ोर से खटखटाया, आवाज़ भी लगाई, फिर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब ये क्या करें। ये इधर उधर देखते हैं। दरवाजे के ठीक ऊपर एक जाली लगी हुई थी, वेंटिलेशन और रोशनी के लिए। जनार्दन नायर का ध्यान इसी जाली पर जाता है। इन्होंने जैसे तैसे ऊपर चढ़कर जाली को तोड़ा और हाथ अंदर डालकर ये दरवाजे के सिटकुनी को खोलते हैं। अब जाकर इन्होंने खुद से दरवाजे को खोल लिया। ये थोड़े परेशान भी थे कि पत्नी को इतना आवाज़ लगाया, लेकिन उसने दरवाज़ा खोला क्यों नहीं, वो कहाँ पर है, कुछ हो तो नहीं गया उसे। इसके बाद इन्होंने घर में प्रवेश किया और अपनी पत्नी रमा को आवाज़ लगाने लगे। आवाज़ देते देते ये डाइनिंग रूम में जाते हैं, जहाँ सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ जनार्दन ने देखा कि इनकी पत्नी बेसुध हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई है। गले पर कट का निशान था, जहाँ से रक्त प्रवाहित हो रहा था। ये पूरी रक्त में डूबी हुई थीं। ऐसा सब दृश्य देखकर ये बहुत डर जाते हैं। फौरन ये दौड़कर घर से बाहर आए और चीखने चिल्लाने लगे, रोने धोने लगे। ये एक गांव था, सभी लोगों को सबकी खबर रहती थी, सबसे मतलब था, सभी मिलजुल कर रहते थे। जनार्दन की आवाज़ सुनकर आसपास रहने वाले लोग, पड़ोसी अपने अपने घरों से बाहर आते हैं। इन्होंने जनार्दन से पूछा कि हुआ क्या। जनार्दन अपने घर की ओर इशारा करते हैं। अब पड़ोसी भी घर के अंदर आए। यहाँ की हालत देखकर इनके भी रोंगटे खड़े हो गए। इनमें से किसी ने पुलिस को भी कॉल कर दिया। पुलिस वारदात वाली जगह पर पहुँचती है, यहाँ का सारा हाल देखती है। फिर फॉरेंसिक टीम को ये लोग बुलाते हैं। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आई और साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट करने लगी। पुलिस लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। सबसे पहले जनार्दन नायर से बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहली बार अपनी पत्नी को उस हाल में देखा था। इनका कहना था कि रोज़ की तरह अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद शाम को ये घर पर आए। दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब खटखटाने और आवाज़ लगाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला तो ये ऊपर बनी जाली तोड़ अंदर हाथ डालकर दरवाज़ा खोलते हैं। फिर ये घर के अंदर आकर पत्नी का वो हाल देखते हैं। जनार्दन ने आगे बोला कि इनकी पत्नी सभी औरतों की तरह गहने पहनती थी, जैसे गले में मंगलसूत्र, उंगलियों में अंगूठी, कान में बाली वगैरह। लेकिन आज इसने नहीं पहने, मतलब सुबह में इसने पहने थे। जब ये ऑफिस के लिए निकले तभी इन्होंने इस पर ध्यान दिया था, लेकिन अभी इसने नहीं पहने हैं। शायद कातिल ने इन्हें लूट लिया हो। ये रॉबरी का केस हो सकता है। इतने में फॉरेंसिक टीम ने देखा कि रमा देवी के नाखून और उंगलियों में कुछ बालों के टुकड़े फंसे हुए हैं। ये टोटल 40 बाल थे। सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद शव का पंचनामा किया जाता है। फिर पुलिस शव को हॉस्पिटल भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। वो जो बाल मिले उन्हें डीएनए जांच के लिए भेजा गया। यहाँ पुलिस आस पड़ोस के लोगों से बात करती है। शायद किसी ने नायर साहब के घर में किसी को आते जाते देखा हो। चूँकि इस समय अंधेरा हो रहा था, ऊपर से ये गाँव था और लाइट की भी कमी थी, इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों में थे। किसी को कुछ नहीं पता। इतने में ही एक महिला सामने आती हैं। इनका घर जनार्दन के घर से कुछ ही कदम दूर था। ये पुलिस के सामने आई और बताया कि इन्होंने जनार्दन नायर के घर आने से पहले किसी आदमी को इनके घर के बाहर टहलते हुए देखा था। वो थोड़ा नर्वस लग रहा था। ऐसा लगा कि वो कुछ करने वाला हो या कर चुका हो। पुलिस इन महिला से आगे और भी सवाल करती है कि क्या आप उसे पहचानती हो, उसका चेहरा याद है। महिला ने कहा कि हाँ, मैं उसे हफ्तों से देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं।
थोड़ी दूर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये आदमी वहीं मजदूरी करता है। पर आज पहली बार मैंने उसे यहाँ घर के आसपास टहलते हुए देखा और वो बड़े ध्यान से आसपास के घरों को देख रहा था। महिला ने आगे बताया कि जब तक मैं उससे कुछ पूछ पाती वो यहाँ से चला गया। इसके कुछ मिनटों के बाद नायर साहब अपने घर पर आते हैं और शोर मचाते हैं। पुलिस को शक हुआ कि कहीं इसी मजदूर ने तो नहीं लूटपाट करने के लिए रमा देवी का कत्ल कर दिया। पुलिस के लिए लेडी का बयान बहुत अहम साबित हुआ, इन्हें एक लीड मिल गई। उधर कुछ पुलिस वाले जनार्दन के परिवार के बारे में छानबीन करते हैं, यहाँ दुश्मनी का एंगल भी हो सकता है। धीरे धीरे अगला दिन शुरू हो गया। 27 मई की तारीख आ गई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आज से ही शुरू होती है। जनार्दन के परिवार के बारे में खंगाला जाता है। उधर पुलिस को पड़ोस में रहने वाली एक महिला की वजह से एक मजदूर के बारे में पता चला जो संदिग्ध लग रहा था। पुलिस ने इसको अपना पहला सस्पेक्ट मान लिया और इससे पूछताछ करने के लिए थोड़ी ही दूर पुलिस एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है। यहाँ पर ठेकेदार से पूछा जाता है। ठेकेदार ने बताया कि उस मजदूर का नाम मुत्थू है और वो तमिलनाडु से यहाँ काम करने के लिए आया है। पता चला कि आज यानी 27 मार्च को वो काम पर नहीं आया। वो छुट्टी लेता तो ठेकेदार को बता देता था, पर आज उसने ऐसा नहीं किया। ये एक माइग्रेंट वर्कर था। पुलिस को ठेकेदार के जरिए उसका एड्रेस और फोटो मिलता है। अब पुलिस मजदूर के घर पर जाती है। ये जिसके घर में रहता था, पुलिस उससे कहती है कि मुत्थू को बुला कर लाइए। यहाँ पर कुछ मुत्थू के दोस्त भी रहते थे, वो भी मजदूर ही थे। मकान मालिक के अनुसार मुत्थू यहाँ पर नहीं था। दोस्तों ने भी बताया कि मुत्थू कल शाम से ही घर पर नहीं आया। ये लोग कल शाम को अपना काम पूरा करके टाइम से ही घर पर आ गए थे, लेकिन वो नहीं आया। ये सब सुनकर पुलिस का शक मुत्थू पर और भी गहराता है। पुलिस को यकीन होने लगा कि मुत्थू ने ही नायर साहब की बीवी का कत्ल किया है, क्योंकि उनकी खबर बाहर आने के बाद से ही उसे किसी ने नहीं देखा। शायद उसे पता हो कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। यहाँ रमा देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चला कि इनके गले पर कोई धारदार चीज चलाई गई थी, जिससे इनका विंड पाइप कट गया और इनकी मृत्यु हो गई। साथ ही साथ इनका किसी से झगड़ा और मारपीट भी हुआ था, झड़प हुई थी। इनके शरीर पर ऐसे कुछ चोटों के निशान भी थे। सारी जांच अच्छे से करने के बाद पुलिस ने बॉडी जनार्दन नायर को सौंप दी, जिसके बाद इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई थी। लोगों की उम्मीद भी पुलिस पर ही थी। पुलिस ने जब जनार्दन नायर के परिवार के बारे में पता किया और अपने रिकॉर्ड्स चेक किए तो ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जनार्दन नायर के छोटे भाई पर इनकी पत्नी के कत्ल का इल्ज़ाम है और ये 6 साल की सज़ा काट कर आए हैं। पुलिस के लिए यह भी शक पैदा करने वाली चीज़ थी कि जिस इंसान ने अपनी बीवी का कत्ल किया वो भाभी का भी कर सकता है। इसलिए पुलिस ने इसे सस्पेक्ट नंबर 2 बनाया। पहले पर तो वो मजदूर मुत्थू ही था। मुत्थू के ऊपर वुमनाइजिंग और लोगों के बाथरूम में झांकने के आरोप लगे थे। इससे पुलिस का शक इस पर और भी बढ़ता है। पुलिस मुत्थू की तलाश कर रही थी, साथ में इसके जानने वालों और परिवार को भी ढूंढा जा रहा था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लोगों में ये बात भी फैलने लगी कि रमा देवी के कत्ल के पीछे एक मजदूर का हाथ है। उसने गहने लूटने के लिए ये सारा काम किया। अभी तक सभी लोग जैसे पड़ोसी, रिश्तेदार, रमा देवी के पति लोकल पुलिस के भरोसे बैठे हुए थे। पर एक समय के बाद इन्हें एहसास हुआ कि पुलिस से कुछ होगा नहीं, इन्हें ही कुछ करना चाहिए। इसी वजह से गांव की पंचायत ने फैसला किया कि हम सभी लोग मिलकर पुलिस स्टेशन जाएंगे, केस में तेजी लाने की मांग करेंगे, नारे लगाएंगे, जरूरत पड़े तो वहीं बैठकर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। रमा देवी के पति भी इनके साथ थे। उधर पब्लिक का प्रेशर पुलिस के ऊपर पड़ रहा था, इधर पुलिस मुत्थू को ढूंढ रही थी। लगा कि उसको पता चल गया होगा कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गया। यहाँ गांव वाले आखिर कितने दिनों तक धरना प्रदर्शन करेंगे। एक समय के बाद ये भी बंद हो जाता है। जनार्दन नायर भी निराश और हताश होने लगे। आखिर कब वो मजदूर पकड़ा जाएगा, कब इन्हें न्याय मिलेगा। इन्हें लगा कि लोकल पुलिस उसे ढूंढ नहीं सकती। अभी तक 2007 आ चुका था। जनार्दन को भी कानून की समझ थी। इन्होंने अब हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, अर्जी लगाई कि इनके पत्नी के साथ ये सब कुछ हो गया, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं रही है। एक इंसान का भी पता नहीं लगा पा रही है, इसलिए ये केस क्राइम ब्रांच को देना चाहिए। कम से कम मेरे जीते जी पत्नी को न्याय मिल जाए। केरला हाई कोर्ट अर्जी को स्वीकार कर लेती है और केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। अब यहाँ से क्राइम ब्रांच अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इनके लिए भी 2 ही सस्पेक्ट थे। पहला वो मजदूर मुत्थू, वही कत्ल वाले समय जनार्दन नायर के घर के आसपास बिना कारण के मंडरा रहा था, घूम रहा था। दूसरा जनार्दन के छोटे भाई, क्योंकि ये अपनी बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में 6 साल की सज़ा काट कर आए थे। वो जो रमा देवी के हाथों में बाल के टुकड़े मिले, उनकी डीएनए रिपोर्ट क्राइम ब्रांच की टीम मंगवाती है। इन्हें रमा देवी के डीएनए से मैच कराते हैं, लेकिन ये मैच नहीं हुआ। जैसा कि पोस्टमार्टम में मेंशन किया गया था कि विक्टिम और कातिल में झड़प हुई थी। झड़प के दौरान ही रमा देवी के हाथ में कातिल का सर आ गया होगा और उन्होंने उसके बाल नोच लिए।
ये भी पता चला कि कातिल ने अपने बालों में डाई लगाया था। जनार्दन के भाई का डीएनए कराते हैं, इसका रिपोर्ट निकलवाते हैं। फिर इन्हें भी बालों से मैच कराया गया, ये मैच नहीं हुआ। फिर भाई को भी सस्पेक्ट की लिस्ट से हटा देते हैं। अब केवल एक ही सस्पेक्ट बचा था, मुथ्थू। क्राइम ब्रांच की टीम अब इसे ढूंढने में लग जाती है। इन्होंने अपने सारे मुखबिरों को, सारे खबरियों को एक्टिव कर दिया। कुछ ही हफ्तों में इन्हें एक इनपुट मिला कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मुथ्थू जैसे किसी को देखा गया है। जैसे ही ये पता चला, क्राइम ब्रांच की टीम केरला से उत्तर प्रदेश जाती है। मुथ्थू को यहाँ पर ढूंढते हैं। ये मिल भी जाता है, पर ये मुथ्थू नहीं, इसके जैसा दिखने वाला कोई और था। इससे पूछताछ करने के बाद इसे छोड़ देते हैं। यहाँ रमा देवी के कत्ल के 6 महीने में पुलिस को घर के कुएं से खेतों में यूज होने वाला बिलहुक नाम का एक औजार मिलता है। शायद यही कत्ल में यूज किया गया था। इस पर रक्त के अंश भी मिले। कत्ल के ठीक 1 साल में जनार्दन के छोटे भाई की भी मृत्यु हो जाती है, और ये उसी जगह, उसी रूम में हुआ जहाँ पर रमा देवी का कत्ल हुआ था। धीरे धीरे दिन महीनों में, महीने साल में बदल रहे थे। रमा देवी के पति पुलिस के पीछे पड़े थे कि मजदूर को पकड़ो। पुलिस के लिए भी यही था कि मजदूर ही कातिल है, उसको पकड़कर डीएनए जांच कराएंगे। रमा देवी के हाथों से मिले बाल के डीएनए से मैच करेंगे और केस खत्म हो जाएगा। पुलिस अपना जोर लगाकर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जब कुछ हाथ नहीं लगा तो केस ठंडे बस्ते में चला गया। जनार्दन पुलिस पर प्रेशर देते हैं, कोर्ट में अर्जी लगाते हैं, जिससे फिर ये केस एक टीम से लेकर दूसरी टीम को सौंप दिया जाता है। ये लोग भी मजदूर को ढूंढने लगे। जब इनसे भी नहीं हुआ तो केस फिर से ठंडे बस्ते में चला गया, स्लो हो गया। फिर वापस से जनार्दन पुलिस पर प्रेशर देने लगे। इसके बाद एक और टीम आई, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन किया, मजदूर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। यही सब चल रहा था। ऐसे करते करते 16 से 17 साल बीत गए। उस मजदूर का कुछ पता नहीं चला। 14 अलग अलग टीमों ने अलग अलग समय में इस केस पर काम किया। एक समय के बाद जनार्दन ने भी पुलिस से उम्मीद छोड़ दी। ये रिटायर हो चुके थे। कत्ल के कुछ ही सालों में इन्होंने अपना पूरा घर तुड़वा दिया और ज़मीन किसी और को बेच दी। फिर ये अपने बेटे के साथ रहने थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट चले गए। क्राइम ब्रांच को आगे एक और एड्रेस मिला। ये हैदराबाद का था। पुलिस इस जगह पर आती है। यहाँ पर एक महिला मिली। पता चला कि ये मुथ्थू की एक्स वाइफ हैं। ये दोनों तमिलनाडु के तेनकसी नामक इलाके में रहते थे। बाद में दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। यहाँ पर पुलिस के साथ एक चौंकाने वाली चीज़ होती है। इन महिला से बात करने पर धीरे धीरे पुलिस का शक मुथ्थू से दूर होते जा रहा था। लगने लगा कि ये कातिल नहीं हो सकता। पता चला कि उस दिन मुथ्थू और ये महिला उस जगह से भागकर यहाँ पर आए थे। उस दिन मुथ्थू परेशान हालत में इधर उधर देख रहा था। ये कत्ल करने नहीं बल्कि एक लड़की के साथ भागने वाला था। ये देख रहा था कि कोई इन दोनों को पकड़ ना ले, इन्हें भागते हुए कोई देखे ना। महिला से बात करके पुलिस को यकीन हो गया कि ये कत्ल मुथ्थू ने नहीं किया। कत्ल की टाइमिंग के हिसाब से मुथ्थू इन महिला के साथ था। फिर भी मुथ्थू है कहाँ? पुलिस महिला से पूछती है। इन्होंने बताया कि वहाँ से भागने के कुछ महीनों के बाद वो मुझे छोड़कर चला गया। वजह थी लड़ाई झगड़े और नोक-झोंक। जब पुलिस मुथ्थू का पता लगाते लगाते यहाँ पर आई तो इसके ठीक 6 महीने पहले ही मुथ्थू ने महिला को छोड़ दिया था और कहीं गायब हो गया। ये सारी चीज़ें 2019 में हुई, लेकिन अब 2023 का साल आ गया। इस दौरान केस में कई टीमों ने काम किया, कई ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र हुए, आए गए। सभी ने मुथ्थू का पता लगाया, लेकिन वो नहीं मिला। अब यहाँ एक पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है, सुनील राज। 2023 के जून या जुलाई में इन्होंने सोचा कि जितने भी केसेस इस थाने में दर्ज हैं, जो पेंडिंग हैं, उन पर एक बार नज़र दौड़ाई जाए। देखें आखिर इनमें ऐसा है क्या जो आज तक सॉल्व नहीं हो सका। इसी में ऑफिसर की नज़र रमा देवी केस पर पड़ती है। इस पर कोर्ट के ऑर्डर भी थे कि जल्द से जल्द इसे सॉल्व करना है। ऑफिसर को इस केस में थोड़ी दिलचस्पी लगी। इन्होंने केस से रिलेटेड सारी फाइल्स इकट्ठा कराईं और एक एक कर पढ़ना शुरू कर दिया। इन्होंने सबके बयानों को भी पढ़ा, पड़ोसियों के बयान, उन औरत के बयान जिनकी वजह से एक सस्पेक्ट मिला। पति जनार्दन नायर के बयान के अनुसार कत्ल वाली शाम को ये ऑफिस से घर आए थे। देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। इन्होंने आवाज़ दिया पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर इन्होंने दरवाजे के ऊपर बने जाली को तोड़ा और हाथ अंदर डालकर सिटकुनी खोला। इसके बाद इन्हें डाइनिंग रूम में पत्नी का शव मिलता है। फिर शोर मचा। आगे तो आपको पता ही है। ऑफिसर जब इस बयान को पढ़ते हैं तो इन्हें कुछ खटकता है। आखिर जनार्दन ने दरवाज़ा खोला कैसे होगा? एक तो इनकी उम्र ऐसी, बूढ़े हो रहे हैं, फिर ये इतना ऊपर चढ़े कैसे किया होगा? उस समय पुलिस ने क्राइम सीन का अच्छे से मुआयना किया था, हर बारीकी को नोट किया था, फोटोज़ खींचे थे। दरवाजे, सिटकुनी, सारी चीज़ों की हर एंगल से पिक्चर्स क्लिक किए गए थे। ऑफिसर इन सबको मंगवाते हैं। जिन लोगों ने तस्वीरें खींची थी उनसे बात करते हैं। पूरी डिटेल में उस दरवाजे और जाली के बारे में समझते हैं। इन्हें किसी भी तरह से जाली तोड़कर दरवाज़ा खोलना पॉसिबल नहीं लगा। फिर ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम का गठन करते हैं। ये 17 सालों में 15वीं टीम थी।
ये टीम सीधे जनार्दन नायर के एड्रेस पर गई। यहाँ आकर पुलिस हैरान रह जाती है। वो घर टूट चुका था, इसके जगह पर नया घर बन चुका था। यहाँ दूसरे लोग रहते थे। अब क्या किया जाए? दरवाज़ा कैसे देखें, कैसे चेक किया जाए? सब कुछ टूट कर नया बन चुका था, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ऑफिसर ने सबसे पहले पता किया कि जनार्दन नायर कहाँ पर रहते हैं, वो जीवित भी हैं या नहीं। अगर वो जीवित भी होंगे तो उनकी उम्र 70 साल के आसपास होगी। पता चला कि ये थ्रिस्सूर नाम के डिस्ट्रिक्ट में अपने बेटे के साथ रहते हैं। ऑफिसर ने पहले ही घर के दरवाजे के बारे में पूरी डिटेल में स्टडी की थी। अब उसी दरवाजे की हुबहू नकल, उसमें कुंडी कैसी थी, हाइट क्या था, दरवाजे के आसपास क्या क्या चीज़ें रखी थीं, उसके कितनी ऊपर जाली लगी थी, कौन सी जाली लगी थी, सब कुछ समझकर कारपेंटर से वैसे ही दरवाज़ा बनवाते हैं। एक जगह पर दीवार खड़ी की गई, जितना ऊंचा वो घर था उतना ही ऊंचा ये दीवार बनवाया गया। इसमें दरवाज़ा फिट किया गया, ऊपर क्राइम वाले घर के हिसाब से जाली लगाई गई। सब कुछ हूबहू तैयार किया गया। सारी डिटेल्स वापस से चेक की गई, कौन सी चीज़ कितनी ऊपर लगी है, कैसी दिख रही है। इसके बाद पुलिस सीधे जनार्दन नायर को लेने के लिए चली जाती है। यहाँ पहुंचकर इनसे बोला गया कि हम ऐसे ही घटनाओं को रिक्रिएट कर रहे हैं ताकि केस को अच्छे से समझ सकें, इसमें आपकी मदद चाहिए। पुलिस इनको फ्रेंडली तरीके से लेकर आती है। बातें करते करते रास्ते में ही इनसे पूछते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, क्या क्या घटनाएं घटी थीं। ये सुनकर जनार्दन बोलते बोलते थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं। फिर इन्होंने सोच सोचकर पूरी कहानी बताई, पर यह कहानी और इनके दिए गए बयान में थोड़ा अंतर था। हो सकता है कि उम्र की वजह से ये भूल गए हों। खैर, इनको साइड पर लाते हैं। इनको दरवाज़ा दिखाया गया और बोला गया कि आपने जिस तरीके से उस दिन दरवाज़ा खोला था उसी दिन की तरह आज भी खोलिए। सामने वैसा ही दरवाज़ा देखकर जनार्दन के पसीने छूट गए। सिटकुनी पीछे की साइड से बंद थी, पुलिस वाले भी चारों ओर खड़े थे। जनार्दन ने जैसे तैसे जाली को तोड़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जैसे उस दिन किया था। यहाँ इनके हाथ और सिटकुनी के बीच काफ़ी ज़्यादा दूरी थी। बहुत कोशिश करने पर भी इनसे दरवाज़ा नहीं खुला। इसके बाद इन्हें वापस घर भेज देते हैं। वैसे इन्हीं सब में ऑफिसर ने जनार्दन के कुछ बाल भी कलेक्ट कर लिए थे। इनका डीएनए कराया जाता है। फिर रमा देवी के हाथों में फंसे बालों के डीएनए से मैच करते हैं। ये 100% मैच हो गया। इससे पहले भी पुलिस ने आस पड़ोस में रहने वाले पुराने लोगों से बातें की थीं। उनमें कुछ फुसफुसाहट थी कि जनार्दन और उनकी पत्नी में झगड़े होते थे। पुलिस का शक और सस्पेक्ट जनार्दन बन चुके थे, लेकिन इन्हें उठाने के लिए सबूत चाहिए थे। अब तो पुलिस को साइंटिफिक एविडेंस में मिल गया जिसे कोई झुठला नहीं सकता। इस बार इन्हें पुलिस स्टेशन में बिठाकर पूछताछ करते हैं। इनके सामने सारी चीज़ें रखी गईं। इन्होंने बिना किसी पछतावे के बोला कि रमा का कत्ल इन्हीं ने किया है। इन्हें शक था कि इनकी 50 साल की बीवी का किसी से अफेयर चल रहा है। दोनों में इसी बात को लेकर झगड़े होते थे। जनार्दन ने अपने घर के फ़ोन को अपनी कॉलर आईडी से अटैच भी कर दिया था, रंगे हाथों बीवी को पकड़ने के लिए। इसी में ये अपनी बीवी का कत्ल करने की प्लानिंग भी करने लगे। ये क्राइम वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ से आइडिया लेते हैं। फिर 26 मई 2006 के दिन ऑफिस से घर आने के बाद जनार्दन ने खेत में यूज़ होने वाले एक औजार से बीवी का कत्ल कर दिया। फिर इन्होंने सारी प्लॉटिंग की, जैसे मेन दरवाजे के ऊपर की जाली को तोड़ना, गहनों को छिपा देना और बाकी सारी चीज़ें करना। कत्ल करने के बाद इन्होंने औजार को कुएं में फेंक दिया। फिर ये शोर मचाते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं, पुलिस आती है। इसके बाद सारा कुछ होता है। जब पुलिस इनके घर पर आई तो जनार्दन ने पूरी कहानी सुनाई कि दरवाज़ा अंदर से बंद था वगैरह वगैरह। इसी में एक महिला ने बोला कि किसी मजदूर को घर के आसपास देखा। जनार्दन ने यह सोचा नहीं था, लेकिन इनको एक एडवांटेज मिला। ऊपर से वो मजदूर भी गायब हो गया, जिससे उस पर आया शक यकीन में बदल गया। प्लान के अनुसार इन्होंने गहने छुपा दिए थे ताकि ये रॉबरी का केस लगे। जब वो मजदूर मुत्थू का नाम सामने आया तो जनार्दन ने इल्ज़ाम उस पर ही लगा दिया कि इसी ने ही सब कुछ किया होगा। पुलिस ने इससे पूछा कि तुम बार बार हम पर इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर क्यों बना रहे थे? इन्वेस्टिगेशन की वजह से तुम पकड़े भी जा सकते थे, ऐसा रिस्क क्यों लिया? जनार्दन ने बताया कि ये आइडिया भी इन्हें फिल्मों से ही मिला। उसमें भी कातिल ऐसा ही कर रहा था, अंत तक उसे कोई पकड़ नहीं सका था। ऊपर से यह भी था कि अगर ये शांत बैठा रहता तो लोगों का शक इस पर ही आता कि पत्नी का कत्ल इसी ने किया होगा, इसीलिए ये शांति से बैठा हुआ है, क्योंकि सबको पता था कि मेरी और मेरी पत्नी के बीच बनती नहीं है। इसको यकीन था कि कभी ना कभी ये पकड़ा जाएगा, क्योंकि क्राइम कभी छिपता नहीं है। पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की हर टीम उस मजदूर को ढूंढने में लगी रही। इससे जनार्दन को और भी मोटिवेशन मिलता है कि पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। इसीलिए ये पुलिस के ऊपर और भी प्रेशर बनाने लगा ताकि उस मजदूर को पकड़ें और उसे ही सजा हो। ये सारी कहानी सुनकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस इसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करती है। फिलहाल जनार्दन कोट्टरकारा सब जेल में कैद है और पथानाम थिट्टा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अब इनका बुढ़ापा जेल में ही बीतेगा। वो मजदूर मुत्थू कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता।
तो कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। अब कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।